मॉर्निंग आप लोगों सर। को आवाज आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सभी यस को। सर। और हम लोग आज फिर से एक आधुनिक भारत के एक नए चैप्टर के साथ शुरू हो रहे हैं। बोर्ड क्लियर दिख रहा है यस और सर। आवाज क्लियर आ रही है ना? यस। ओके, हम लोग स्टार्ट करते। देखो मैंने आपको कल जो हमारा जो चैप्टर नया था आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत स्टार्ट किया था। और आधुनिक भारत की जो हमने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि आधुनिक भारत जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीजें हम लोगों को उसमें पढ़ना है। छोटे छोटे चैप्टर है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 से 25 चैप्टरों में ये खत्म हो जाएगा। ज्यादा लंबे वीडियो भी इसके नहीं रहेंगे और ना ही इस पर कोई आपको ऐसा भारीपन लगेगा कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट हम लोगों को याद करना है। कोशिश करना यहाँ से कि आप छोटी छोटी चीजों को आसानी से याद रख सको, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो है यहाँ से आ जाते हैं जो कि हमारी एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने कल जब आधुनिक भारत का जो एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि उस चार्ट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, और दूसरा हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य है उसका विघटन। और मुगल साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो किस प्रकार से उत्तर मुगल काल में जो उत्तराधिकारी जो राजा हुए वो असहाय हुए, शक्तिशाली कम हुए, इसलिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं पूरे भारत पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो हम लोगों ने जो कल मैंने आपको बताया था उसमें यूरोपियन आगमन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यूरोपियन आगमन जो हुआ, उस यूरोपियन आगमन के बाद किस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने राजनीतिक सत्ता स्थापित की, उसका ब्यौरा मैंने आपको कल एक पॉइंट्स के रूप में बताया था कि पुर्तगाली कब आए, उसके बाद डचेस कब आए, फ्रांसीसी कब आए, अंग्रेज कब आए, और लास्ट में जो 4-5 लोग डेनिस, ये सारे लोग किस प्रकार से आए, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय सत्ता पर राज किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो अंग्रेज रहे। तो मैं आपको फिर से ज्यादा उस पर नहीं ले जाते हुए आज हम सिर्फ 2 युद्ध के बारे में बात करेंगे, और ये 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जहां से क्वेश्चन आते रहे हैं, आएंगे और हर एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बचपन से प्लासी का युद्ध, मतलब बचपन से मेरा कहने का मतलब ये है कि छठी के बाद से ही आपने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध सुना होगा। तो जब मैंने आपको कल चार्ट बताया था, उस चार्ट में तीसरे नंबर का जो पॉइंट था, उस तीसरे नंबर के पॉइंट में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों की भारत विजय। तो अंग्रेजों की भारत विजय में हमने देखा था कि बंगाल पर उनकी विजय, इसके बाद उड़ीसा पर उनकी विजय, कर्नाटक युद्ध, मराठा साम्राज्य, पंजाब में रणजीत सिंह, मराठा, और ये सारे के सारे जो विजय थी उन्होंने एक के बाद एक किस प्रकार से प्राप्त की। और इसी आधार पर मैंने आपको जो सेकंड वाला पॉइंट था अंग्रेजों की भारत विजय, उसमें से 2 युद्ध है और इन दोनों युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहता हूं, आपको आवाज क्लियर आ रही है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो, आ रही है आवाज? तो ओके। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अंग्रेजों की भारत विजय में बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बंगाल को अगर आप देखेंगे भारत के नक्शे पर, तो भारत के नक्शे पर बंगाल उत्तर पूर्वी राज्यों में आता है। और बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है? बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय भारत का एक समृद्धशाली क्षेत्र था बंगाल, 1700 के आसपास, इवन मध्यकाल के बाद से बंगाल एक समृद्धशाली क्षेत्र था। और उस पर जो भी शासन चाहते थे, मतलब मुगल साम्राज्य जो था वो बंगाल को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर ही अपनी दावेदारी ठोकी थी। तो मुगल कहीं ना कहीं उसको अपने पास रखना चाहते थे। ऐसे में होता क्या है, 1717 के आसपास, सन 1717 के आसपास मुगल साम्राज्य जो उत्तर मुगल काल चलता रहता है उसमें रहता है फर्रुखसियर दिल्ली पर शासन करता है। और उस समय फर्रुखसियर जो रहता है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को थोड़ी बहुत रियायत या दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दे देता है। पूर्ण रूप से नहीं देता है, लेकिन एक छोटी सी ये कह सकते हैं हम, संधि कह सकते हैं या हम छोटी सी रियायत के रूप में कह सकते हैं। तो फर्रुखसियर जो रहता है वहीं से अंग्रेजों को आगमन की एक शुरुआत होती है। फर्रुखसियर ने 1717 में, जो कि मुगल बादशाह होता है, उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कुछ रियायतें दी थी, व्यापार करने की कुछ छूट दी थी इन क्षेत्रों में। तो अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसी समय जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में एक सूबेदार नियुक्त करता है वो, जिसे हम अली
मुर्शिद खां करके नाम से जानते हैं। तो अली मुर्शिद खां रहता है 1720 से लेकर 1740 तक रहता है, लेकिन 1740 के बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अली वर्दी खां। ठीक है, 1740 के बाद एक अली वर्दी खां करके एक व्यक्ति आता है जो कि बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है। इसका महत्वपूर्ण रोल इसमें इसलिए है कि जो अली वर्दी खां रहता है वो ही उसी के समय अंग्रेज भारत में बंगाल के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो एक तो मुर्शिद अली खां जो कि 1720 से लेकर 1740 तक रहता है, हम ये कह सकते हैं कि जब मुर्शिद अली खां रहता है तो उस समय तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके बाद 1740 में बना अली वर्दी खां बंगाल का एक नवाब बनता है, ये बंगाल क्षेत्र का सूबेदार बनता है। तो बंगाल क्षेत्र का जब वो सूबेदार बनता है उस समय अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल पर अपनी पनाह जमाने की कोशिश करते हैं। अली वर्दी खां एक अच्छा शासक था, एक अच्छा सूबेदार था, जो कि मुगल बादशाह उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके मतलब अधीनस्थ के रूप में काम कर रहा था। तो अली वर्दी खां 1740 से 1756 तक लगभग 16 साल तक ये रहता है। उस समय अली वर्दी खां जो रहता है 1756 के आसपास यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जिसे इस प्लासी के युद्ध की नींव रखती है। देखो मैं दोनों चीजें की नींव इसलिए बना रहा कि यहाँ पर बक्सर का युद्ध और जो प्लासी का युद्ध है, इन दोनों युद्ध की रूपरेखा कैसे बनी। 1717 में फर्गुसियर ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए व्यापार करने की कुछ रियायत दी। उसके बाद मुर्शिद अली खां करके एक व्यक्ति था जिसने की वहां पर सूबेदार नियुक्त किया गया। 1740 के बाद अली वर्दी खां जो था वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। अली वर्दी खां 1740 से 1756 तक रहा। इस बीच में होता क्या है, इस बीच में अली वर्दी खां के समय अली वर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो जाती है। उसकी 3 बेटियां होती है, उसमें से उस 3 बेटियों में उसका एक भांजा होता है, कहने का मतलब जिसे हम सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है, सिराजुद्दौला एक बहुत अच्छा शासक था जिसने बंगाल पर से अंग्रेजों की जो आधिपत्य था उसको कम करने की कोशिश की थी। तो जब ये कोशिश करने की मतलब कम करने की कोशिश कर रहा था या अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने की कोशिश कर रहा था, तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा उस समय तक बहुत बढ़ चुकी थी। तो सिराजुद्दौला ने 1756 में एक ऐसी चाल चली कि अंग्रेजों को बंगाल से कैसे बाहर किया जाए, तो उसने उन पर आक्रमण करना शुरू किया। जब उसने आक्रमण शुरू किया उसी समय एक घटना हुई जिसे ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखने की कोशिश करना। ब्लैक हॉल की जो घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और यही प्लासी के युद्ध की तत्कालीन कारण का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। तत्कालीन कारण का एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो ब्लैक हॉल की घटना है। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने क्या किया, 146 अंग्रेजों को एक 18 बाय 12 के कमरे में ठूस कर भर दिया। 18 बाय 12 के कमरे में ठूस कर भर दिया ब्लैक होल। इसे काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। तो 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को एक 12 बाय 18 के कमरे में ठूस कर भर दिए। जब सुबह हुई तब तक उसमें सिर्फ 23 लोग बचे हुए थे और इस घटना के कारण अंग्रेज मतलब एक तरीके से आग बबूला हो गए और इसके कारण उन्होंने क्या किया, उसी समय सिराजुद्दौला से एक संधि कर ली जिसे अलीगढ़ की संधि के नाम से, अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। और अलीनगर कोलकाता का पुराना नाम था, याद रखिएगा 1700 के आसपास। तो अलीनगर की एक उन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली। इस अलीनगर की संधि के तहत यह हुआ था कि जो भी समर्थक लोग हैं या जो भी आपके सेनापति लोग हैं ये किसी दूसरे का साथ नहीं देंगे, इस प्रकार से उन्होंने संधि की। लेकिन इस अलीगढ़ की संधि का उल्लंघन किया अंग्रेजों ने और किस प्रकार से प्लासी के युद्ध में परिवर्तन हुए। तो यहाँ से फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सन 1717 में फर्गुसियर करके जो मुगल बादशाह था, जो कि उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की कुछ रियायत दी। 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का सूबेदार बना। 1740 से लेकर 1756 तक उसने कहीं न कहीं अंग्रेजों को बंगाल में इतनी रियायत जो दी गई थी उसमें उसने उनके खिलाफ काम किया। तब उसको 3 पुत्री थी, उन 3 पुत्री में से एक का बेटा था सिराजुद्दौला 1756 में शासक बनता है। और जब वो 1756 में शासक बनता है तो वो अंग्रेजों को भारत से बाहर, बंगाल से बाहर करने की कोशिश करता है। उसके तहत वो अलग अलग जगह पर उन पर आक्रमण करता है। उस आक्रमण के दौरान सिराजुद्दौला एक ऐसी घटना को बना देता है जो अंग्रेजों को अचंभित कर देती है या भयमुक्त कर देती है,
मतलब उनको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनको डरा देती है, जिसे हम ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो काल कोठरी की घटना, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ब्लैक होल की घटना क्या है। तो ब्लैक होल की घटना यह है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, उसने 146 अंग्रेजों को एक 12x18 के रूम में ठूस कर भर दिए, जिसमें से सुबह हुई तो 23 उसमें बचे हुए थे। अब इसमें अलग अलग मतभेद है इस घटना के तहत, क्योंकि इसमें जो बचा हुआ अंग्रेज था वो अलग अलग तरीके से उसने व्याख्या की है, लेकिन ब्लैक होल की घटना जो है वही प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण है। इस ब्लैक होल की घटना के बाद अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की। तो अलीनगर की संधि कब हुई? ब्लैक होल की घटना के बाद। तो एक फैक्ट यहाँ से ये याद रखना। तो अलीगढ़ की संधि के तहत ये हुआ कि अलीगढ़ की संधि में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई, लेकिन उस संधि का अंग्रेजों ने उल्लंघन किया, और अंग्रेजों ने उल्लंघन किया तो जो युद्ध परिणित हुआ उसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कोशिश करना समझने की कि प्लासी का युद्ध ब्लैक होल की घटना के बाद और अलीनगर की संधि के उल्लंघन के बाद शुरू हुआ था। इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला था, जो कि बंगाल का नवाब था, उसके कुछ लोग उसके अपने थे, जो ये नाम है, जिनका नाम था मीर जाफर, जो उसका सेनापति था, राय दुर्लभ, जो कि उसका दीवान था, अमीन चंद, जो कि एक व्यापारी था, और जगत सेठ, जो कि एक बैंकर था। इन चारों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था। क्यों रोल था? क्योंकि इन चारों ने ही सिराजुद्दौला का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार किस प्रकार से होती है, आइए हम समझते हैं। तो मीर जाफर, जो कि उसका सेनापति था, किसका? सिराजुद्दौला का, वो राय दुर्लभ, जो कि उसका दीवान था, एक घसीटी बेगम करके थी, उसकी मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, एक अमीन चंद उसका व्यापारी, उसी के राज्य में व्यापारी, और एक जगत सेठ, जो कि उस समय का बड़ा बैंकर था। इन चारों लोगों ने, 4-5 लोगों ने सिराजुद्दौला का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया। उसके साथ में 2 लोग थे, जिसमें एक मीर मदान था और एक मोहन लाल थे। ये दोनों लोग सिराजुद्दौला की ओर से लड़ते हुए मर भी जाते हैं। तो प्लासी के युद्ध, जो युद्ध होता है, उस युद्ध की महत्वपूर्ण घटना यह है कि उस युद्ध में जो सिराजुद्दौला के जो अपने होते हैं वही उसको धोखा देते हैं, और इसीलिए प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला हारता है। और प्लासी का युद्ध जो होता है वो होता है 23 जून 1757 को। इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, जो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता है, उसका नाम लॉर्ड क्लाइव रहता है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करना कि ये क्या क्या चीजें इसमें हुई। तो देखो, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए बंगाल पर अधिकार करने का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के तहत जब प्लासी के युद्ध में वो सिराजुद्दौला की सेना को हरा देता है, उस समय अंग्रेज बंगाल पर अपना लगभग अपना अधिकार जमा चुके होते हैं। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1756 को हुआ था। ये इसका तत्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो वो ब्लैक होल की घटना है। ब्लैक होल की घटना में क्या हुआ था, तो ये याद रखना, कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। उसमें मीर जाफर उसका सेनापति, उसके बाद राय दुर्लभ उसका दीवान, घसीटी बेगम उसकी मौसी, अमीन चंद एक व्यापारी, और जगत सेठ एक बैंकर, ये सब के सब जो लॉर्ड क्लाइव होता है, जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है, उसका साथ देते हैं। जबकि मीर मदान और मोहन लाल करके जो व्यक्ति रहते हैं वो सिराजुद्दौला का साथ देते हैं। लेकिन प्लासी के युद्ध में ये दोनों मारे जाते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या चाल चली? अंग्रेजों ने यहाँ से चाल चली कि प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। इस प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। ये कोई लंबा नहीं चला, थोड़े से समय में इसका जो एक तरीके से जो निर्णय था वो हो गया। इसके बाद जो मीर जाफर सेनापति था, उसे बंगाल का नवाब बनाया गया, और उसे बंगाल का नवाब कब बना दिया गया? 1757 में उसको बंगाल का नवाब बनाया गया। जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तो वो एक कठपुतली की तरह, अंग्रेजों की कठपुतली की तरह बंगाल पर शासन करने लगा। तो कठपुतली ऐसा मतलब कि जो अंग्रेजों ने बोला वो कर रहा था। तो मीर जाफर कठपुतली होते हुए भी एक असहाय शासक एक असहाय शासक के रूप में उभर कर सामने आया। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ रही थी। अंग्रेजों को कुल मिला के वो मीर जाफर को चाहते थे कि और भी उसके शासन के रूप में और अच्छे से वो वर्क करे, लेकिन मीर जाफर ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। तब मीर जाफर का एक दामाद था जिसे हम मीर कासिम के नाम से जानते हैं। मीर कासिम भी बड़ा चतुर था। उसने अंग्रेजों को लालच दिया। अंग्रेजों को लालच ये दिया कि अगर आप मुझे बंगाल का नवाब बनाएंगे तो मैं आपको ज्यादा टैक्स या ज्यादा इस रियायतें दिलवाऊंगा। तो
ये चीज चूंकि मीर जाफर को धीरे धीरे कठपुतली सरकार के रूप में उसकी जो शक्ति जो थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर शासक बनता है, जिसे कठपुतली शासक के रूप में जाना जाता है। यहां से याद रखना कि प्लासी के युद्ध के बाद हुआ क्या था। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को शासक बनाया। शासक कहाँ का बनाया? बंगाल का। बंगाल का उसको नवाब बनाया। तो इस बंगाल के नवाब में वो कठपुतली के शासक के रूप में शासन कर रहा था, लेकिन अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, क्योंकि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जब तक बढ़ चुकी थी। तो जब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी तो उस स्थिति में अंग्रेज मतलब अपना विस्तार करने के लिए वो एक तरीके से मतलब अपना विस्तार करने के लिए लालची होते जा रहे थे। जो वो उनकी लालसा बढ़ती जा रही थी। उस स्थिति में वहां पे आता है मीर जाफर का दामाद, जिसका नाम रहता है मीर कासिम। ये दोनों अलग अलग नाम है, याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि मीर कासिम जो है वो अगला युद्ध करवाता है, बक्सर का युद्ध। कैसे करवाता है? तो प्लासी के युद्ध में कोई समस्या? एनीवन कोई बोले? कोई समस्या है इसमें प्लासी के युद्ध में? अगर हो तो अजय आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। क्लियर आवाज आ रही है? प्लासी के युद्ध की जो रूपरेखा थी मैंने आपको बता दी है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है? प्लासी के युद्ध की तत्कालिक कारण क्या है? तो काल कोठरी या ब्लैक होल कब हुई? 20 जून 1756 को। दूसरा, प्लासी के युद्ध का अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में ये युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों का सेनापति जो था लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये अलीगढ़ की संधि किसके मध्य हुई? तो सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक है, फिर घसीटी मौसी कौन थी? तो सिराजुद्दौला की मौसी थी। घसीटी बेगम कौन थी? तो सिराजुद्दौला की बेगम थी। अमीर चंद कौन था? तो व्यापारी था। ठीक है, मीर जगत सेठ कौन था? तो बैंकर था। ठीक है, राय दुर्लभ कौन था? तो मीर सिराजुद्दौला का दीवान था। और मीर जाफर जो था उसका सेनापति था। इसको धोखे का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा, धोखे का युद्ध इसलिए कहा जाता है कि जो सिराजुद्दौला के अपने थे वो सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इसलिए ये धोखे का युद्ध था। तो इस धोखे के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और वह यह युद्ध अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार करने का एक जरिया बनता है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया। अगर इसके पहले क्वेश्चन आए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रियायतें शुरुआत में किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो फर्रुखसियर ने दी थी 1717 में। अली वर्दी खान कहाँ का सेनापति था? सॉरी, कहाँ का सूबेदार था? तो बंगाल का सूबेदार था। ठीक है, ये दोनों इसलिए मैंने बताया कि उसकी जो रूपरेखा बनकर तैयार आती है वो 1717 से आती है, फर्रुखसियर से आती है। तो ये था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेज बना देते हैं। 1757 से 1760 तक वो बंगाल का नवाब रहता है, एक कठपुतली सरकार के रूप में काम करता है। लेकिन वहीं पर एक नया व्यक्ति एंट्री मारता है जिसका नाम है मीर कासिम। और मीर कासिम जो है वो मीर जाफर का दामाद होता है। वो अंग्रेजों को लालच दे देता है कि मैं आपको ज्यादा टैक्स दिलाऊंगा, मैं आपका क्षेत्र का ज्यादा विस्तार करूंगा। तो अंग्रेज चूंकि महत्वाकांक्षी थे, अंग्रेजों के बारे में तो कहा जाता है कि वो एक ऐसी मधुमक्खी का छत्ता है, जो कि ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, जो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में दबाव बनाते हैं। तो यहाँ पर मीर कासिम के लालच में आकर अंग्रेज मीर जाफर को पद से हटा देते हैं। ठीक है, मीर जाफर को 1760 में हटाकर मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। अब चूंकि मीर कासिम जो था एक शक्तिशाली शासक बनकर उभर कर सामने आता है, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए नहीं आता। उसकी लालसा बढ़ जाती है, वो चाहता है कि बंगाल से मैं, जैसा सिराजुद्दौला चाहता था वैसा का वैसा ही मीर कासिम चाहता है कि मैं बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से इन अंग्रेजों को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखा दूं। मीर कासिम की ये चाल कुछ हद तक सफल भी होती है, लेकिन अंग्रेज जब तक समझ जाते हैं। तो उस बीच में क्या होता है, ये युद्ध परिणित कैसे होता है, इसकी घटना थोड़ी सी सुनिए। कि बक्सर का युद्ध जब होता है तो उसके पहले की कहानी ये है कि मीर जाफर जब कठपुतली सरकार साबित होता है तो मीर जाफर को हटाकर उसका जो दामाद मीर कासिम, उसको लालच के रूप में अंग्रेज उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं। 1760 से 1763 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि मीर कासिम एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आता है, लेकिन मीर कासिम ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों को बंगाल से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। और ये चीज अंग्रेज उसकी समझ चुके होते हैं। समझने में क्या होता है, सबसे पहले मीर कासिम क्या करता है, राजधानी परिवर्तन करता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लेकर चला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बंगाल का कौन सा नवाब जो कि
अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर लेके गया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया था। तो मीर कासिम का नाम याद रखना, जो इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली। तो अंग्रेजों को ये भी खटकने लगा, ठीक है। और ये इसलिए कर रहा था वो कि धीरे धीरे अंग्रेजों को बंगाल से बाहर कर दे। दूसरा, उसने 2-3 चीजें और ये की कि जो भारतीय व्यापारी थे उनको कुछ रियायत देना शुरू कर दी। मीर कासिम ने ये किया कि क्योंकि हम अंग्रेजों को क्यों रियायत दें, हम भारतीय व्यापारी को रियायत दें। तो जब उसने भारतीय व्यापारियों को रियायत देना शुरू की, वो भी अंग्रेजों को खटकने लगा। फिर अगला उसने ये किया, कई प्रकार के टैक्स सुधार करने की कोशिश की, तो ये भी अंग्रेजों को खटकने लगा। अब ये 2-3 चीजें हो गई जो कि अंग्रेजों को खटकने लगी। मीर कासिम उनको खटकने लगा कि इसने हमको लालच देकर हमी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी समय 1763 में एक घटना हो जाती है जिसे पटना कांड के नाम से जाना जाता है। बिहार का एक क्षेत्र है पटना, वहाँ की राजधानी वर्तमान में। वहां पर एक एलिस करके अंग्रेज जो रहता है वो बिहार में क्या करता है, आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सेना सहित वो मारा जाता है, जिसे पटना कांड के नाम से जाना जाता है। तो पटना कांड जो है बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण है, याद रखिए। जिस प्रकार से प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना है, वैसी की वैसी जो पटना है, पटना कांड जो है वो बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण है। जब एलिस अपने सेना सहित मारा जाता है, तब अंग्रेज मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। फिर से मैं बता देता हूँ बक्सर का युद्ध की शुरुआत कैसे हुई कि मीर जाफर 1760 में वो कठपुतली सरकार को हटा देते अंग्रेज, उसके दामाद मीर कासिम को बना देते। मीर कासिम लालच जरूर देता है, लेकिन बाद में अंग्रेजों को ही वो बाहर करने की कोशिश करता है। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया, फिर भारतीय व्यापारी को उसने कुछ रियायत दी, फिर उसने कुछ टैक्स सुधार करने की कोशिश की। ये बात अंग्रेजों को खटकने लगी। उसी समय एलिस करके एक अंग्रेज था जिसने बिहार में जाकर, पटना में जाकर धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें एलिस मारा जाता है। तो वो एलिस मारा जाता है। उस घटना के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को इस पद से हटाकर, मतलब नवाब के पद से हटाकर, फिर से जिसे मीर जाफर को हटाया था उसी को जाकर वो क्या कर देते हैं, उस बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब देखो कैसे स्थितियां चेंज होती है। जैसे मीर कासिम को हटाते हैं, मीर कासिम भाग जाता है। जब मीर कासिम भाग कर जाता है, तो मीर कासिम भागकर कहाँ जाता है, अवध में उस समय शासन कर रहा था सिराजुद्दौला। देखो सिराजुद्दौला अलग है, वो मारा गया है 1756 में। अब यहाँ पर एंट्री हो रही है सिराजुद्दौला की। अवध में शासक कर रहा था, या अवध का नवाब था सिराजुद्दौला। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और मीर कासिम। तो मीर कासिम भागकर जाता है अवध के नवाब के पास, जो कि सिराजुद्दौला के पास, और उसी समय शाह आलम द्वितीय भी वहां पर रहता है। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के रूप में एक गठबंधन कह सकते हैं हम, या आपस में एक बातचीत होती है, और बातचीत में बात सामने आती है कि हमको अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना चाहिए, एक युद्ध का मोर्चा खोलना चाहिए, जिससे हम अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से बाहर कर सके। क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो था वो मुगल बादशाह था, और चूंकि वो कभी नहीं चाहता था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो राजस्व व्यवस्था थी, जो उत्पादन व्यवस्था थी, वो भारत में सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही बिहार एक समृद्धशाली मगध राज्य से स्थापित होता आया है, तो वो एक समृद्धशाली स्टेट था। बंगाल भी उसी प्रकार से स्टेट था। तो सिराजुद्दौला अवध का शासक, मीर कासिम जो कि नवाब के शासक से भागकर खड़ा हुआ था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के मध्य एक बैठक हुई। उस बैठक में इन तीनों ने अंग्रेजों से सामना करने के लिए एक बिहार या पश्चिम बंगाल में बक्सर नामक जगह पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों की तरफ से मुनरो हेक्टर, नाम याद रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, मुनरो हेक्टर में लिखा नहीं है। मुनरो हेक्टर जो है वो अंग्रेजों की तरफ से क्या करता है, अंग्रेजों की तरफ से सामना करता है। तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। 3 संयुक्त सेनाओं को मुनरो हेक्टर की सेना क्या करती है, हरा देती है। और इस प्रकार से बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ। और यहाँ से इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इवन दिल्ली तक भी क्या करना शुरू कर दिया, अपने शासन व्यवस्था को बढ़ाना शुरू कर दिया।
तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए ऐसे साबित हुए जैसे उनको बुलाया गया, मतलब उन युद्ध को उन्होंने आसानी से जीता। तो ये युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक युद्ध में हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, फिर मराठा साम्राज्य में किस प्रकार से उन्होंने बाजीराव द्वितीय को और राजा रणजीत सिंह को, पंजाब के शासक को प्राप्त करके अंग्रेजों ने पूर्ण तरीके से भारत की जो सत्ता है उसको क्या कर लिया, हथिया लिया। तो ये दोनों युद्ध जो है महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है बक्सर के युद्ध से? बक्सर के युद्ध से पहला क्वेश्चन ये आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से कौन कौन सी सेना युद्ध में शामिल हुई थी? तो मीर कासिम, अवध का शासक या नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से किसने सामना किया था? तो हेक्टर मोनरो ने। देखो, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मोनरो था, जबकि प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव था। अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी थी। अंग्रेजों ने जब ये युद्ध जीत लिया तो वो इसकी महत्वाकांक्षा के लिए या अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए उन्होंने और भी प्रयास करना शुरू कर दिए। चूंकि उन्होंने मुगल बादशाह जो कि उस समय भारत का शासक माना जाता था, उसके साथ दो और अन्य सेना जो थी संयुक्त रूप से उसको हरा दिया था। तो उन्होंने अपनी जो राजनीतिक सत्ता थी, उनका जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ चुकी थी। तो ये बक्सर का युद्ध, इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? मीर जाफर कब से कब तक शासक रहा? तो 1757 से 1760 तक। कठपुतली शासक के रूप में किस नवाब को जाना जाता है? तो मीर जाफर को। ठीक है, मीर कासिम कब से कब तक रहा? तो 1760 से लेकर 1763 तक। ठीक है, मीर कासिम अपनी राजधानी कहां से कहां लेके गया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया था। भारतीय व्यापारी को रियायत देने की शुरुआत किस नवाब ने की थी? तो मीर कासिम ने की थी। ठीक है, पटना कांड किससे संबंधित है? तो पटना कांड कब हुआ? 1763 में हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो बक्सर के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो पटना कांड है। ठीक है, उसमें एलिस करके एक अंग्रेज था, उसके साथ में कई लोग मारे जाते हैं। इस पटना कांड के बाद अंग्रेज जो रहते हैं वो मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटाकर फिर से मीर जाफर को बना देते हैं। यहाँ से मीर कासिम भाग खड़ा होता है। मीर कासिम भाग खड़ा होकर अवध के शासक सिराजुद्दौला के पास जाता है। सिराजुद्दौला जो रहता है वो शाह आलम द्वितीय के साथ संयुक्त रूप से बैठक करके बक्सर के मैदान पर आ जाते हैं। बक्सर के मैदान में आकर यहाँ पर मुनरो हेक्टर करके जो अंग्रेज रहता है उसकी सेना से उनका सामना होता है और मुनरो हेक्टर इस युद्ध में जीत जाता है। और इस प्रकार से बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति भारत पर स्थापित होना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों युद्ध है। इन दोनों युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे चलते फिरते वैसे भी कोई पूछ ले कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में सत्ता स्थापित करने की शुरुआत की थी, तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आप कभी भी बोल दीजिएगा। यही दो युद्ध थे जो कि अंग्रेजों को भारत में प्रवेश करने के लिए एंट्री द्वार बनकर तैयार हुए थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो चीजें थी मैंने आपको बक्सर के युद्ध में बताई थी। अब क्या होता है, इन दोनों युद्ध के बाद दो संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि प्रथम और इलाहाबाद की संधि द्वितीय। तो ये संधियां भी मैं आपको बता देता हूं कि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद दो संधियां होती है। उसमें इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो होती है वो तो होती है अंग्रेज वर्सेस मुगल बादशाह, मतलब शाह आलम द्वितीय के मध्य। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होती है। इसमें मुगल बादशाह को क्या किया जाता है? मुगल बादशाह उसमें क्या करता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दे देता है। इस संधि के तहत क्या फिक्स होता है? दूसरा, जो मुगल बादशाह था वो 26 लाख की पेंशन वार्षिक लेना अंग्रेज उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये दो फैक्ट इसमें याद रखना। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेजों वर्सेस मुगल बादशाह के मध्य हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, उसने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को सौंप दी। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, 26 लाख की पेंशन लेकर वो पेंशन भोगी बन गई। ये दो फैक्ट है इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। अब बात क्या आई? अब आई इलाहाबाद की द्वितीय संधि। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। 4 दिन बाद ही द्वितीय संधि हुई थी। तो इस संधि के तहत ये संधि जो हुई थी ये अंग्रेज वर्सेस अवध का शासक सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी।
तो पहली संधि मुगल बादशाह और अंग्रेजों के मध्य, इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध का शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो सिराजुद्दौला पर उन्होंने क्या करा, एक तरीके से आरोप लगाया कि आप मुगल बादशाह के साथ क्यों खड़े हो या मीर जाफर की तरफ से क्यों खड़े हो, तो उस पर 50 लाख का हर्जाना सौंप दिया। तो इस संधि के तहत क्या हुआ, अवध के शासक पर 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया। दूसरा, उसको कुछ क्षेत्र जो कि अवध के आसपास का छीन लिया था अंग्रेजों ने, वो उसे वापस कर दिया। तो यह इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जानी जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कौन सी संधियां की थी, तो इलाहाबाद की संधि की थी, जिसे हम इलाहाबाद की प्रथम और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाने जाते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज वर्सेस शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध का शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। प्रथम संधि के तहत मुगल बादशाह पेंशन भोगी बन गया था, 26 लाख की पेंशन साल भर के लिए उसने ले ली थी और उड़ीसा बिहार जो था उसकी नवाब या दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो ये दोनों संधियां भी इसी युद्ध के बाद पढ़ने में आती है। तो आज की जो ये क्लास थी ये दो युद्ध के बारे में थी। ये दो युद्ध जो है, ये दो युद्ध भारतीय जो युद्ध मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय अंग्रेज जो भारत में आए तो उनकी तरफ से लड़े गए ये दोनों युद्ध भारतीय अंग्रेजों के राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। अगर इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर पूछे, कोई भी, फिर हम इस क्लास को खत्म करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर पूछे। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहें तो मैसेज करने का ऑप्शन इस ऐप में है। तो क्या हम खत्म कर सकते हैं क्लास? जी सर। ओके, तो आज की क्लास हम इन दोनों युद्ध और इलाहाबाद की संधियां, मैं आपको इसकी पीडीएफ और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पर भेज दूंगा। कल की जो क्लास होगी वो अभी अंग्रेजों की विजय पर ही चलेगी। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से और पढ़िए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और आप नोट्स बनाते रहे। घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।